बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी बुक का लास्ट चैप्टर, यूनिट नंबर 18, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिज़िक्स। तो इसमें हम अपने स्मार्ट सिलेबस के लिहाज से जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, यानी सबसे पहले हम थोड़ा सा एटम को डिस्कस करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। Scientists were always interested to know the smallest particle of matter। यानी हमेशा से ये जस्तजू रही, साइंटिस्ट की एफर्ट रही चेक करने की कि आखिर ये मैटर जो बना है किस चीज़ से बना है, मतलब इसका सबसे छोटा पार्टिकल कौन सा है। ग्रीक फिलोसफर डेमोक्राइटस इन 585 BC postulated that matter is built from small particles called atoms। जिसका postulation है, पुरानी बातें हैं, postulations की बात की जाएगी। यानी जिसका मफरूज़ा है क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा है, एटम है। एटम क्यों कहा? द एटम मीन्स इनडिविजिबल इन ग्रीक लैंग्वेज, क्योंकि ग्रीक लैंग्वेज के अंदर में एटम का मतलब है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो जिसको हम मतलब ये है कि मैटर को हम छोटा करते रहें और एंड पर पहुंचकर हमें मैटर का एक ऐसा पार्ट मिल जाता है कि जिसको हम अब उससे छोटा नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि वही सबसे छोटा है, उससे अगर छोटा नहीं हो सकता तो उसको एटम का नाम दिया गया। यानी एटम का मतलब है वो पार्टिकल जिसको मज़ीद छोटा नहीं किया जा सकता, यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता। फिर क्या हुआ? रदरफोर्ड इन 1911 डिस्कवर्ड दैट द एटम हैज़ अ सेंट्रल पार्ट कॉल्ड द न्यूक्लियस। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंटली बताया कि एक सेंट्रल पार्ट होता है एटम के अंदर में जिसका नाम न्यूक्लियस दिया। इन दिस यूनिट वी विल डिस्क्राइब डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। द वर्ड एटम इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड ऑटोमोस मीनिंग इंडिविजिबल। राइट। तो स्टूडेंट्स आपने ये एमसीक्यूज़ के लिहाज से भी याद रखना है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी है, जिन शॉर्ट क्वेश्चन बनता है एक्सप्लेन एटम। तो एटम की एक्सप्लेनेशन में आपने ये पूरा पैराग्राफ भी लिखना है और इसके सामने जो साइड इन्फॉर्मेशन में ये भी आपने उसमें इंक्लूड करना है। द वर्ड एटम इज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, यानी जो ग्रीक वर्ड है, और ग्रीक वर्ड अगर हम ग्रीक लैंग्वेज में उसको बोलें तो क्या बोला जाएगा? ऑटोमोस। और इसके मीनिंग इंग्लिश में क्या है? इंडिविजिबल, यानी जिसको डिवाइड नहीं किया जा सकता, जो बहुत छोटा है। एट वन टाइम एटम्स वर थॉट टू बी द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। यानी एक दौर था, जैसे हमने अभी बात की 585 में, यानी एटम को ही सबसे छोटा पार्टिकल समझा जाता था। टुडे वी नो दैट एटम्स आर कंपोजिट सिस्टम एंड कंटेन इवन स्मॉलर पार्टिकल्स। यानी एटम के अंदर और भी छोटे पार्टिकल्स हैं, और वो कौन से हैं? प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो आइए इसमें से फर्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, एटम एंड एटॉमिक न्यूक्लियस। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में आपने देखा कि एटम के मेन दो पार्ट्स हैं। एक उसका सेंट्रल पार्ट है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और जिसका आउटर पार्ट है और जिसके अंदर में इलेक्ट्रॉन्स अपने स्पेसिफिक एनर्जी शेल के अंदर में रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन्स हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स अपने ऑर्बिट्स के अंदर में अपने एनर्जी शेल में रिवॉल्व करते रहते हैं, उनके ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है। प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन्स का मास एक दूसरे के इक्वल होता है, मास के लिहाज से इक्वल होते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन या न्यूक्लियन के मुकाबला में बहुत ही कम होता है, 1836 टाइम्स स्मॉलर होता है। यानी कि एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से 1836 गुना बड़ा होता है। यानी प्रोटॉन का मास बहुत बड़ा है इलेक्ट्रॉन का। इसी तरह से न्यूट्रॉन भी 1836 गुना बड़ा है इलेक्ट्रॉन से। लेकिन इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी और प्रोटॉन के ऊपर चार्ज की क्वांटिटी सेम होती है। यानी जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है। यानी मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल हैं, पोलैरिटी के लिहाज से ऑपोजिट हैं। यानी प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में नेगेटिव चार्ज होता है। रदरफोर्ड डिस्कवर्ड दैट द पॉजिटिव चार्ज
in an atom was concentrated in a small region called nucleus। जिन रदरफोर्ड का जो आपने 9th में केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जिन उसने बताया है कि इसका एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है एटम का, यानी एटम के अंदर में एक पॉजिटिव पार्ट होता है, पूरा उसका हिस्सा होता है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, जो कि एटम के सेंटर में होता है, और उसका नाम क्या दिया, न्यूक्लियस। द न्यूक्लियस कंटेन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स विच आर कोलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियंस। चूँकि न्यूक्लियस में होते हैं, इसलिए जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को नाम देंगे तो हम बोलेंगे न्यूक्लियंस। यानी न्यूक्लियंस का मतलब है प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी जो न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। एटम आल्सो कंटेन्स इलेक्ट्रॉन्स विच रिवॉल्व इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट्स अबाउट द पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस। यानी इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस न्यूक्लियस के गिर्द में अपने सर्कल में रिवॉल्व करते हैं। द सिंपलेस्ट एटम इज दैट ऑफ हाइड्रोजन। जी स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा ऑलरेडी, आप इस बात को जानते हैं कि सबसे जो हल्का एटम है वो कौन सा है, हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्की है। न्यूक्लियस विच इज़ अ सिंगल प्रोटॉन, जिन उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन है। विच डिस्क्राइब एन एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू इट्स न्यूक्लियस एंड यूज द फॉलोइंग क्वांटिटीज। जी जी, कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशन हैं छोटी छोटी सी, इनको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर का सिंबल है जी। अब ये एमसीक्यूज का पॉइंट भी है और ये शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं, ये आपने अच्छी तरह से इनको याद रखना है। जिस स्टूडेंट्स, एटॉमिक नंबर का सिंबल है जी, और इसको डिफाइन हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। यानी न्यूक्लियस के अंदर में कितने प्रोटॉन्स पाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी न्यूक्लियस के अंदर में 10 प्रोटॉन्स हैं, तो जी की वैल्यू क्या होगी, 10। यानी एटॉमिक नंबर हमें क्या बताता है, एटॉमिक नंबर का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। और न्यूट्रॉन नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस, और उसके लिए हम सिंबल इस्तेमाल करें एन, कैपिटल एन। इसी तरह से एटॉमिक मास नंबर है, एटॉमिक मास नंबर का सिंबल है कैपिटल ए, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी न्यूक्लियंस की बात की जा रही। देखिए ना, अभी जो भी हम बात करें उसके अंदर में हम इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लेके आ रहे। स्टूडेंट्स, आपने सभी तीन डेफिनेशन है, तीनों डेफिनेशन में देखा हम सिर्फ न्यूक्लियस की बात करें। एक्चुअल में क्या है, जो इलेक्ट्रॉन्स का मास है वो तो ना होने के बराबर है। सारे इलेक्ट्रॉन्स को इकट्ठा कर लो, एटम के अंदर जितने भी हैं, तो वो प्रोटॉन का कुछ भी हिस्सा नहीं बन पाते हैं, मामूली से हिस्सा भी नहीं बन पाते हैं प्रोटॉन का। इस वजह से जो एटम का सारा मास है वो उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे ही डिपेंड करता है, यानी न्यूक्लियंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए, हमने डेफिनेशन के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ दिया और सभी डेफिनेशन में हम न्यूक्लियस को ही डिस्कस कर रहे हैं कि जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो उसका एटॉमिक नंबर है, और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है उसका न्यूट्रॉन नंबर है, और दोनों को इकट्ठा कर लें, प्रोटॉन्स को न्यूट्रॉन्स को, तो वो कहलाएगा एटॉमिक मास। यानी ये एटम का टोटल मास है जो उसके सेंटर में है, एटम का टोटल मास। तो एटॉमिक मास नंबर का सिंबल है ए, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, और न्यूक्लियंस से मतलब है प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, और इसका फार्मूला फिर हमारे पास क्या बन जाएगा, ए, यानी एटॉमिक मास नंबर ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। द मास ऑफ अ न्यूट्रॉन इज नियरली इक्वल टू दैट ऑफ द प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास तकरीबन बराबर होता है, बट प्रोटॉन इज अबाउट 1836 टाइम्स हैवियर देन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी, इलेक्ट्रॉन से कितना बड़ा है, 1836 गुना बड़ा है। कौन, प्रोटॉन, किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो ये एमसीक्यू का पॉइंट मिला आपको। सो द मास ऑफ एटम इज नियरली इक्वल टू द सम ऑफ द मासेस ऑफ द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, यानी हम कहेंगे कि टोटल जो एटम का मास है वो प्रोटॉन की वजह से है और न्यूट्रॉन की वजह से है। जब मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इससे अगले टॉपिक की तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास में आइसोटोप्स को भी ऑलरेडी आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और अच्छे से जानते हैं कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो तो सेम होता है, यानी प्रोटॉन्स की क्वांटिटी तो सेम होती है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियस, लेकिन उनमें न्यूट्रॉन्स डिफरेंट हो जाते हैं। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारे पास में हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम है, ड्यूटियम है, ट्रीटियम है, ट्राइटियम या टीटियम जो भी आप कहना चाहें, यानी 3 नाम यहाँ पर हम ले रहे हैं, प्रोटियम है, ड्यूटियम है, ट्रीटियम है। अब देखिए, प्रोटियम के अंदर में 1 प्रोटॉन है, ड्यूटियम के अंदर में 1 प्रोटॉन, साथ में 1 न्यूट्रॉन भी है,
और ट्रीटियम के अंदर में 1 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, देखिए सिमिलरिटी क्या है, कॉमन क्या है, कॉमन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। देखिए 1 प्रोटॉन प्रोटियम के पास, एक ही प्रोटॉन ड्यूटियम के पास, एक ही प्रोटॉन ट्रीटियम के पास में, यानी तीनों के पास एक ही प्रोटॉन है, यानी तीनों का जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है, यानी तीनों के लिए Z की वैल्यू जो है वो सेम है। लेकिन अगर आप देखें इसका मास 1 प्रोटॉन, इसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 हो गए, इसका मास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 न्यूट्रॉन 3 हो गए, देन इनका मास नंबर डिफरेंट है। चेक करें, ए की वैल्यू डिफरेंट है, यानी मास नंबर इसका ज़्यादा, इसका उससे भी ज़्यादा, तो इनका मास नंबर डिफरेंट है, जबकि इनका एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है तो डिफरेंट क्या है, मास नंबर, तो इनको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। तो जिसके एग्जांपल हैं जो आपने याद रखनी है। उसके बाद हम बात करते हैं जी नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, कि नेचुरल रेडियो एक्टिविटी क्या है। जिस स्टूडेंट्स यहाँ पर पहले तो इसकी डेफिनेशन करते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी की, फिर उसके बाद थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन की तरफ हम आते हैं। द स्पॉन्टेनियस, नेचुरल का मतलब कुदरती तौर पर, रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है रेडिएशंस का खारिज होना, यानी कुदरती तौर पर खुद ब खुद से, कुदरती तौर पर खुद ब खुद से ही, यानी हम कोई खुद से प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, खुद ब खुद से ही क्या हो रहा है, रेडियो एक्टिविटी मतलब रेडिएशंस अमिट होती हैं, यानी मैटर के अंदर से खुद ब खुद रेडिएशंस की अमिशन होना, उसे नेचुरल रेडियो एक्टिविटी कहा जा रहा है। तो उसको अगर हम डिफाइन करते हैं तो हमारे पास में द स्पॉन्टेनियस अमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी खुद ब खुद, स्पॉन्टेनियस खुद ब खुद, अमिशन ऑफ रेडिएशन यानी खुद ब खुद रेडिएशन का निकलना, बाय अनस्टेबल न्यूक्लियाई। अब जो अनस्टेबल न्यूक्लियर का मतलब है जिनका जो एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर नॉट मास नंबर, ओनली एटॉमिक नंबर, जिनका एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 82 होता है, जिनके पास में प्रोटॉन्स की जो क्वांटिटी होती है वो ग्रेटर देन 82 होती है, 82 के बराबर हो फिर भी वो नहीं, 82 से ज़्यादा ही हो, जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है उनको अनस्टेबल न्यूक्लियर कहा जाएगा। तो स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ रेडिएशन यानी रेडिएशन का खुद ब खुद खारिज होना, किस में से खारिज होती हैं, जो अनस्टेबल न्यूक्लियर होते हैं, इज कॉल्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। एंड द एलिमेंट विच अमिट सच रेडिएशन आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, और उन एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम देते हैं। आइए इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। इन 1896 बैकरल, साइंटिस्ट का नाम है हेनरी बैकरल, मुकम्मल नाम उसका, Becquerel accidentally discovered that uranium salt crystals emit an invisible radiation that can be darken a photographic plate। यानी हेनरी बैकरल साइंटिस्ट, उससे ये डिस्कवर हुआ, ये नहीं कह रहा कि उसने डिस्कवर किया, यानी उससे ये डिस्कवरी हो गई, यानी एक्सीडेंटल प्रोसेस है। एक्चुअली में वो एक्स रेज के ऊपर स्टडी कर रहा था, लेकिन एक्सरेज के ऊपर स्टडी करते करते उसको कुछ और रिजल्ट मिला, और वो रिजल्ट क्या है वो जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। देन उसने एक्सीडेंटली नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के फिनोमेना को डिस्कवर किया। ही आल्सो ऑब्जर्व दैट द रेडिएशन हैड द एबिलिटी टू आयोनाइज अ गैस, और इसकी प्रॉपर्टी है रेडिएशंस की, कि रेडिएशन क्या करती हैं, जब किसी गैस में से पास करती हैं, चूँकि एनर्जी होती है ना, रेडिएशन एनर्जी है, तो जब जो एनर्जी किसी गैस को मिलती है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और आइटम में से बाहर निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स का निकलना आयोनाइजेशन है, यानी एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, वो इलेक्ट्रॉन जिसमें जाते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट्स बाय अदर साइंटिस्ट शोड दैट अदर सब्सटेंसेस आल्सो एमिट रेडिएशंस, यानी इसके बाद दूसरे साइंटिस्ट ने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए, तो उन्होंने यूरेनियम साल्ट्स के अलावा और मटेरियल भी देखे। अभी यूरेनियम साल्ट की बात की हेनरी बैकरल ने, यानी फिर बाकी साइंटिस्ट ने भी हमें इसके रिलेटेड बताया कि यूरेनियम साल्ट के अलावा कुछ और एलिमेंट्स भी हैं जो कि रेडिएशंस को अमिट करते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट इन्वेस्टिगेशन ऑफ दिस टाइप वर कंडक्टेड बाय मैरी क्यूरी। जी मैडम क्यूरी हैं जी, मैडम क्यूरी साइंटिस्ट हैं और उनके हस्बैंड भी हैं साथ में, जिनका नाम है पैरी। ये मैरी क्यूरी प्रोफेसर थी, साइंस टीचर थी, यूनिवर्सिटी में टीच करती थी। तो ये उनके हस्बैंड है पैरी,
दे डिस्कवर्ड 2 न्यू एलिमेंट्स विच अमिट रेडिएशंस, यानी उन्होंने 2 और एलिमेंट डिस्कवर किए। हेनरी बैकरल ने यूरेनियम की डिस्कवरी हुई, लेकिन इन्होंने एफर्ट्स की, एक्सपेरिमेंट्स किए और 2 और एलिमेंट्स को डिस्कवर किया, और उनके नाम उन्होंने क्या दिए, दीज वर नेम्ड पोलोनियम एंड रेडियम। तो उनका नाम पोलोनियम रखा गया और रेडियम रखा गया। दिस प्रोसेस ऑफ मेजर ऑफ रेडिएशंस बाय सम एलिमेंट्स वर कॉल्ड नेचुरल रेडियोएक्टिविटी बाय मैरी क्यूरी। और जो नेचुरल रेडियोएक्टिविटी का नाम किसने रखा, मैरी क्यूरी ने। जिसके बाद में एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया गया, तो देन क्या हुआ, हेनरी बैकरल सजेस्टेड दैट रेडियो एक्टिविटी वाज द रिजल्ट ऑफ अ डिके ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ अनस्टेबल न्यूक्लियाई। यानी उसने, साइंटिस्ट ने कहा कि ये मज़ीद आगे जब स्टडी करेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे। यानी बैकरल, हेनरी बैकरल ने क्या कहा कि हेनरी बैकरल डिसइंटीग्रेशन है, यानी कि एक एलिमेंट एनर्जी को अमिट करके किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, हमारे सिलेबस में शामिल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। जिस स्टूडेंट्स जो रेडिएशंस निकलती हैं वो कौन कौन सी होती हैं जी, अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा रेडिएशन है। यहाँ से आप देख सकते हैं अल्फ़ा रेडिएशन हैं, बीटा रेडिएशन है, गैमा रेडिएशन है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स हैं और गैमा रेज हैं। यानी जो नेचुरल कुदरती तौर पर जो रेडिएशंस की एमिशन होती है वो 3 तरह की हैं। देखिए हमने क्या किया, यहाँ से एक लेड का मटेरियल लिया, उसके अंदर इसको रखा, आइसोटोप्स को, सॉरी रेडियो एक्टिव एलिमेंट को रखा, और इसके सराउंडिंग में जहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि एक साइड पे प्लेट के साथ में बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को लगा दिया, और दूसरी साइड पे मेटल प्लेट को रखा और वहाँ पे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को लगा दिया। तो इस तरह से हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर से पास करवाया। तो ये रेज 3 हिस्सों में तकसीम होगी। जब निकल रही थी तो इकट्ठी थी, लेकिन बाद में 3 डायरेक्शन में चली गई, कुछ लेफ्ट पे चली गई, कुछ राइट पे चली गई, कुछ स्ट्रेट चली गई। तो वो यहाँ पर हम बात करते हैं, दे आर अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। These 3 forms of radiations were studied by using the scheme जी। द रेडियो एक्टिव सोर्स इज प्लेस इन साइड द मैग्नेटिक फील्ड, यानी इसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करवाएगा। मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेट के एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, नॉर्थ और साउथ पोल के अंदर से इनको पास करवाएगा। द रेडिएशन एमिटेड फ्रॉम द सोर्स स्प्लिट्स इनटू 3 कंपोनेंट्स, यानी 3 हिस्से बन गए, यानी 3 डायरेक्शन में चली गई रेडिएशंस, अल्फा, बीटा एंड गैमा जी। अल्फा एंड बीटा बेंड इन ऑपोजिट डायरेक्शंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड, वाइल गैमा रेडिएशन डॉट नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन। यानी अल्फा और बीटा तो एक दूसरे के ऑपोजिट चले गए, मतलब इनके ऊपर चार्ज ऑपोजिट है। अल्फा के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अल्फा बिल्कुल उसी तरह से जैसे प्रोटॉन होते हैं, बीटा बिल्कुल उसी तरह से जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन गैमा जो है उनके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, इसलिए वो बिल्कुल स्ट्रेट चले जाते हैं। यानी जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में से या मैग्नेटिक फील्ड में से, यानी मैग्नेट्स के अंदर से जब इसको साइड पे मैग्नेट रखा गया हमने, तो जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास करवाते हैं तो अल्फ़ा और बीटा एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जाते हैं, जबकि गैमा बिल्कुल स्ट्रेट रहते हैं। और याद रखिएगा अल्फ़ा के ऊपर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, बीटा के ऊपर कौन सा है, नेगेटिव, जबकि गैमा के ऊपर कोई चार्ज मौजूद नहीं होता, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड से अफेक्ट नहीं हुआ, मैग्नेटिक फील्ड से अफेक्ट नहीं हुआ, और ये बिल्कुल स्ट्रेट पहुँच गया। ये जो स्टूडेंट्स आपको क्रॉस नज़र आ रहे हैं लगे हुए, ये क्रॉस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से जब रेडिएशंस पास करती हैं, जहाँ पे मैग्नेट की फोर्स होती है, जो ये मैग्नेट की फोर्स के अंदर से पास करती हैं, तो 3 डायरेक्शन मिलती हैं हमें। अल्फ़ा एक साइड पे बेंड होता है, बीटा उसके ऑपोजिट है, और गैमा बिल्कुल स्ट्रेट चला जाता है। स्टूडेंट्स बैकग्राउंड रेडिएशंस को अगर हम डिफाइन करें तो क्या है, यानी हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं इनके अंदर में जो रेडिएशंस पाई जाती हैं, इनको हम बैकग्राउंड रेडिएशंस का नाम देते हैं। रेडिएशंस प्रेजेंट radiations present in atmosphere due to different radioactive substances are called background radiations। यानी जैसे अभी हमने 2-3 नाम लिए, पोलोनियम है, रेडियम है, यूरेनियम है, तो ये सब हर जगह पे आपको मिलेंगे। ये आपको हमारे सॉइल के अंदर मिलेंगे, मिट्टी में है, पानी के अंदर में है। तो जब उनकी रेडिएशन निकल रही हैं तो हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं वो रेडिएशंस। यानी ये रेडिएशन जो इन एलिमेंट्स में से निकलती हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में से जो रेडिएशन निकलती हैं, ये हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद हैं, इनको नाम दिया जा रहा है बैकग्राउंड रेडिएशंस। एवरीवेयर इन रॉक्स, सॉइल, वाटर एंड एयर ऑफ आवर प्लैनेट आर ट्रेस्ड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स।
यानी हर जगह पर, रॉक्स में भी, पानी में भी, हवा में भी, हर जगह पर ये रेड एलिमेंट्स मौजूद हैं। दिस नेचुरल रेडिएशंस इज़ कॉल्ड द बैकग्राउंड रेडिएशन। तो ये कुदरती तौर पर जो रेडिएशन निकल रही हैं इन एलिमेंट्स में से जो हर जगह पर मौजूद हैं, उन रेडिएशंस को क्या नाम दिया? बैकग्राउंड रेडिएशंस। इट इज़ अ मच पार्ट ऑफ आवर इन्वायरमेंट्स एज सनशाइन। देखें जैसे यहाँ पे स्क्रीन में दिखाएगा, जिनकी परसेंटेज दिखाई गई कि कितने कितने परसेंट ये रेडिएशंस होती हैं। तो जिस तरह से सनशाइन हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है, इसी तरह से ये रेडिएशंस भी हमारी एनर्जी का हिस्सा, हमारे एनवायरनमेंट का हिस्सा है। फॉर्चुनेटली, और ये हमारी खुशकिस्मती है जी, क्या है? आवर बॉडीज कैन टॉलरेट इट, और इन रेडिएशंस को हमारा जिस्म बर्दाश्त कर सकता है। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं, बहुत ज़्यादा इनके पास एनर्जी का लेवल होता है, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल भी हो सकते हैं हमारे लिए, लेकिन इनका रेशो जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। नेचुरली तौर पर ये हमारी खुशकिस्मती है, इस वजह से ये हमें कोई नुकसान इनसे नहीं पहुंच पा रहा। ओनली प्लेसेस वार रेडिएशन इज़ वेरी हाई कैन बी जी। अब वो जगह जो हमारे, जहाँ पर ये रेडिएशन ज़्यादा होती हैं, यानी कोई ऐसा सोर्स है जहाँ पर ये एलिमेंट मौजूद होता है पहाड़ों के अंदर में, किसी ऐसी जगह के ऊपर में जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एलिमेंट है, तो ये इंजीरियस है हम किस चीज़ के लिए? हमारी हेल्थ के लिए, तो वो हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। द अर्थ एंड ऑल लिविंग थिंग्स ऑफ इट आल्सो रिसीव रेडिएशन फ्राम आउटर स्पेस। यानी हमारी अपनी स्पेस है, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे प्लैनेट्स की स्पेस हैं वहाँ से भी रेडिएशन हमारी स्पेस की तरफ आती हैं, यानी हमारे प्लैनेट की तरफ आती हैं। दिस रेडिएशन इज़ कॉल्ड कॉस्मिक रेडिएशन। यानी जो दूसरी स्पेस से, हमारी स्पेस के अलावा दूसरे प्लैनेट्स की जो स्पेस हैं वहाँ से जो रेडिएशन हमारी तरफ आती है, उनका नाम क्या दिया जा रहा है? कॉस्मिक रेडिएशंस, जिसकी डेफिनेशन है। विच प्राइमरी कंसिस्ट ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड अल्फा पार्टिकल्स एंड लार्ज न्यूक्लियाई। अब प्राइमरी का मतलब है कि जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल नहीं होती हैं, यानी हमारा एटमॉस्फेयर क्या है? हमारी सराउंडिंग में एयर है, तो जब जब ये दूसरे प्लैनेट से आने वाली जो रेडिएशंस हैं, जब तक हमारे एटमॉस्फेयर एयर में दाखिल नहीं होती हैं, तब तक तो वो सिर्फ यही होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, यानी तब तक वो इसी तरह की रेडिएशन होती हैं। लेकिन जब ये हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाती हैं, तो देन फिर ये फ्रिक्शन की बिना पर, एयर फ्रिक्शन की बिना पर ये स्प्लिट अप होती हैं, और फिर उसमें से और बहुत सारी रेडिएशन प्रोड्यूस हो जाती हैं। The cosmic radiations interacts with atoms in the atmosphere to create a shower of secondary radiations। देखिए प्राइमरी रेडिएशन है जब तक वो एटमॉस्फेयर में दाखिल नहीं हुई, और सेकेंडरी कौन सी हैं? जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल हो गई हैं तो उससे क्या होता है? एयर मालिक्यूल्स के एटम के सामने कोलाइड करती हैं, तो उसमें से और ज़्यादा रेडिएशन निकलना शुरू हो जाती हैं, उनका नाम है सेकेंडरी। और उसमें क्या क्या होता है? उसमें एक्सरेज होती हैं, प्रोटॉन्स हैं, अल्फा पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूट्रॉन्स हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को अंडरस्टैंड कर पाए होंगे। जो भी क्वेश्चंस हो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको आंसर कर दूंगा।